स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन खेलते रहना है होली, है ना? क्योंकि इस समय का अगर हम कोई त्याग करते हैं तो वो हमें आगे जाके अवश्य मिलेगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो अभी लास्ट के कुछ ही टाइम बचा है, तो इसमें अगर आप वेस्ट कर दोगे इधर उधर घूमने में या फिर सेलिब्रेट करने में पूरा दिन, थोड़े टाइम सेलिब्रेट करना चाहिए फैमिली के साथ, लेकिन आपके लिए अभी मेन है वो है नीट का एग्जाम, जो कि 5 मई को है, जिसके लिए फुली डेडिकेट होके पूर्ण तरीके से समर्पित होके हमें पढ़ना है। तो इसीलिए बेटा आपकी न्यू सीरीज स्टार्ट की हमने एजर्शन और रीजंस की, क्योंकि आपको पता है आपकी नीट के अगर आप पिछले साल के पैटर्न देखो 2023, 22, 21 का जरा क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो आपको एजर्शन रीजन के 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन का क्या मतलब है? 6 into 4, 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है, 24 मार्क्स के आपका ये कंप्लीट, ठीक है, आपके एजर्शन और रीजन आएगा। तो 24, 360 में से 24 मार्क्स बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, इतना मुझे पता है और आप भी सभी जानते हैं कि एक एक मार्क्स आपकी बायोलॉजी में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना? 360 है, बहुत स्कोरिंग है, 360 ले आओ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तब भी आपका कोप अप कर लेती है आपकी बायोलॉजी। इसलिए जितना अच्छा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से हम चीजों को समझेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, उतना बेहतरीन तरीके से मार्क्स भी और रैंक भी आएंगे। तो हम आज के लेक्चर में 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की आणविक आधार, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, एंड थर्ड चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। सो इन 3 चैप्टर्स के एजर्शन और रीजन हम कवर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में हमारे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टाइमर में लगा दूंगी, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइमर चलेगा, जैसे ही टाइमर ऑफ होगा उससे पहले आपके कमेंट आ जाने चाहिए आंसर क्या है। उसके बाद आंसर के बाद मैं आपको पूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कुछ ही सेकंड्स में इन क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी की कौन सी लाइन में से, कौन से पैराग्राफ में से आपका ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए जरा अपनी स्क्रीन पे, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टाइमर मैं यहां पर सेट कर दूंगी और टाइमर में सेट करूंगी बेटा 30 सेकंड का, ठीक है, 30 सेकंड का मैं टाइमर सेट करूंगी, ओनली 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स phenotype of F1 heterozygote is exactly like the dominant parent in appearance. रीजन है, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन डोमिनेट द अदर व्हाइल द अदर फैक्टर इज रिसेसिव। आपके 4 ऑप्शंस है, एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। सेकंड ऑप्शन, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, एजर्शन और रीजन दोनों गलत है, दोनों फॉल्स है। ये 4 आपकी स्टेटमेंट है, हर एक क्वेश्चन में ये सेम ही रहेगी। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ दिया, समय भी हो गया है, होप आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आंसर भी आ गया होगा। एक बार हिंदी में बोल देते हैं। मेंडेलियन प्रयोगों में F1 विषम युग्मजी का लक्षण प्रारूप देखने में बिल्कुल प्रभावी जनक जैसा है। असमान कारकों के एक युग्म में एक दूसरे पर प्रभावी होता है जबकि दूसरा कारक अप्रभावी होता है। क्या आंसर होना चाहिए इसका बेटा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, क्या आ रहा है आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा बेटा इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मतलब एजर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कैसे हुआ आप आंसर देखो, आपके पहले एजर्शन में बोला गया है कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो F1 हेट्रोजाइगोट आपको देखने को मिले थे, लाइक हेट्रोजाइगोट इज एग्जैक्टली लाइक द डोमिनेंट पेरेंट। जो F1 प्रोजेनी आई थी, F1 संतति आई थी, वो उसके माता पिता जो डोमिनेंट प्रभावी पेरेंट था उसके जैसी उसकी क्या थी? फिनोटाइप थी इन अपीयरेंस।
फिर रीजन में लिखा है इन अ डिसिमिलर फैक्टर, जब डिसिमिलर असमान प्रयाग होते हैं और फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, तो एक कारक जो होता है, एक यूनिट फैक्टर जो होता है, वो दूसरे यूनिट फैक्टर के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और दूसरा वाला रिसेसिव मतलब अप्रभावी होता है। तो जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं बेटा, समझ में आया फर्स्ट ऑप्शन कैसा आया? होप आपको क्लियर होगा आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर आपको कैसे देना है। दिमाग में जैसे ही आपने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग, किसको? ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया था। ये इसके P1 पेरेंट थे, पहली जनरेशन के माता पिता एंड पेरेंट्स। जब इसने इसको क्रॉस किया तो जो F1 संतति थी, F1 प्रोजेनी थी, उसमें ऑल आर टॉल, सारे के सारे टॉल थे। जब इसने इसी संतति को सेल्फ क्रॉस किया, सह प्राग किया, क्रॉस किया, तो इसको F2 प्रोजेनी में 3:1 में प्रोजेनी मिली, 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था, है ना। सभी लंबे थे, टॉल थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि F1 जो एजर्शन है भैया, F1 वाली प्रोजेनी टॉल थी, रीजन है इसलिए टॉल थी, ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप जीनोटाइप्स की फॉर्म में लिखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट है, प्रभावी है, इसलिए वो अपना लक्षण छोड़ता है। ये एकदम स्टेटमेंट सही है। एजर्शन और रीजन के लिए एक ट्रिक होती है करने के लिए, जब आप एजर्शन पढ़ो तो एजर्शन के एंड में बिकॉज लगा दो, उसके बाद रीजन का स्टेटमेंट पढ़ो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो F1 प्रोजेनी प्रभावी डोमिनेट इसीलिए है क्योंकि जो एक यूनिट फैक्टर होता है, जो एक कारक होता है, वो दूसरे कारक के ऊपर प्रभावी और डोमिनेट होता है, इसीलिए वो अपना लक्षण छोड़ते हैं, इसीलिए आपका जो करेक्टर आता है वो टॉल आता है, जो आपके वन ऑफ द पेरेंट से मिलता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो मैं इस टाइमर को हटा देती हूँ, यहाँ पर साइड कर देती हूँ, टाइमर को ऑन कर देती हूँ, फिर से चलता रहेगा टाइमर। आप क्वेश्चन देखिए, एजर्शन कह रहा है पहला स्टेटमेंट, द ओरिजिनल फिनोटाइप इज ड्यू टू द डोमिनेट एलील एंड द रिसेसिव फिनोटाइप इज ड्यू टू द मॉडिफाइड एलील। ये हो गया आपका एजर्शन। स्टेटमेंट एकदम सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। द डोमिनेंट एलील प्रोड्यूसेस द फंक्शनल एंजाइम एंड द मॉडिफाइड एलील जनरली प्रोड्यूसेस द नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम एट ऑल। ये आपका ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब हमें पता लगाना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज लगा देंगे। तो दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, द ओरिजिनल फिनोटाइप इज ड्यू टू द डोमिनेंट एलील एंड द रिसेसिव फिनोटाइप इज ड्यू टू द मॉडिफाइड एलील बिकॉज द डोमिनेंट एलील produces the functional enzyme and the modified allele generally produces the non-functional or no enzyme at all। तो हमें इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, दैट इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एजर्शन। हिंदी में भी देख लीजिए, वास्तविक लक्षण प्रारूप प्रभावी युग्म की विकल्पी के कारण होता है और अप्रभावी लक्षण प्रारूप रूपांतरित युग्मवी विकल्पी के कारण होता है। क्योंकि प्रभावी युग्मक विकल्पी कार्यात्मक एंजाइम का उत्पादन करता है और रूपांतरित जो मॉडिफाइड होता है युग्म विकल्पी, वो सामान्यतः अकार्यात्मक या बिल्कुल भी एंजाइम का उत्पादन नहीं करते। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अब आप इसका समझिए रीजन क्या है। पहली बात तो ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस से आपका ये क्वेश्चन है। सो आपको जाके घर पे जाके एनसीईआरटी में ये वाला, घर पे तो आप हुई है ना, एक बार एनसीईआरटी ओपन करके देखनी है आपको कि किस पैराग्राफ से क्या इसमें स्टेटमेंट पूरी दे रखी है। देखिए इसका क्या मतलब है। ये आपका ओरिजिनल क्रोमोसोम है, इसके ऊपर मान लीजिए ये ओरिजिनल जीन है, और ये जो जीन है ये कुछ P1 प्रोटीन बनाती है, ठीक है, जो किसी लक्षण को व्यक्त करता है, कोई करेक्टर लेके आता है। मान लीजिए इस जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, ये इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए,
सो म्यूटेशन से क्या होगा, म्यूटेशन होने के बाद ये जीन मॉडिफाई हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी, तो इसको लिख दें मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड जीन। और ये हमारी आपकी ये जो ओरिजिनल वाली है ये आपकी अनमॉडिफाइड जीन है, जो ओरिजिनल वाली है, जो सबसे पहले थी, जो P1 प्रोटीन बना रही होगी और किसी लक्षण को व्यक्त कर रही होगी, ठीक है, कुछ फिनोटाइप लेके आ रही होगी या कुछ लक्षण ये व्यक्त कर रही है, ठीक है। और ये आपकी जो रूपांतरित और मॉडिफाइड जीन है ये 3 टाइप की प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो ये नॉर्मल प्रोटीन बनाए, नॉर्मल प्रोटीन, सामान्य प्रोटीन, लेकिन लेस एफिशिएंट प्रोटीन, थोड़ा सा लेस एफिशिएंट हो, ठीक है, कम कार्य करे, काम वही करे, थोड़ा सा एफिशिएंसी उसकी कम हो। सो यहाँ पर नॉर्मल भी बन सकता है, हो सकता है एंजाइम ही ना बने, नो एंजाइम एट ऑल, या फिर हो सकता है एंजाइम बने लेकिन वो कार्यरत ना हो, कार्य ना करे, दैट इज नॉन फंक्शनल। कार्यात्मक ना हो और नॉन फंक्शनल हो और एंजाइम ही ना बने, ठीक है। सो यहाँ पर आपका नॉर्मल केस तो नहीं है क्योंकि उसने बोल दिया कि वो रिसेसिव कंडीशन है। रिसेसिव कंडीशन सिर्फ इन 2 फिनोटाइप की वजह से आ सकती है, या तो जब एंजाइम नहीं बनेगा या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा। इन 2 कंडीशन की वजह से आपका रिसेसिवनेस और अप्रभावी कंडीशन और स्थिति आ सकती है। तो समझ में आया? देखो, जो ओरिजिनल जीन होती है ना, वो जिस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, वो जिस लक्षण को अभिव्यक्त करती है, वो आपका ओरिजिनल लक्षण होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सबसे पहली जो जीन होगी ना, वो टॉनलेस लेके आ रही होगी, इसीलिए हमने टॉनलेस को ना डोमिनेंट माना है। और जब इस जीन में म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से जो रूपांतरित मॉडिफाइड नई जीन बनी, अब वो जिस लक्षण को लेके आ रही है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर, वो आपका अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। सो अप्रभावी लक्षण के 2 कारण हो सकते हैं, या तो कोई एंजाइम ना बने, या तो एंजाइम बने लेकिन वो फंक्शनल ना हो, वो कार्यात्मक ना हो, तब आपकी रिसेसिव कंडीशन आ सकती है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। When IA and IB are present together, they both express their own types of sugar। क्या पहली स्टेटमेंट सही है? जब IA और IB एक साथ उपस्थित होते हैं तो वो दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा व्यक्त करते हैं। एकदम सही है। आपको पता है किसका एग्जाम्पल है? ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। को डोमिनेंस जिसको सह प्रभुत्ता भी बोला जाता है, सह प्रभुत्ता, को डोमिनेंस, जो ये कहता है कि दोनों एलील अपने आप को अभिव्यक्त करेगी पूर्ण तरीके से। ए एलील भी अपना लक्षण देगी, दैट इज ए ब्लड ग्रुप, एंड बी एलील भी अपना लक्षण देगी, दैट इज बी ब्लड ग्रुप, मिलके हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। इसलिए हम बोलते हैं ये व्यक्ति का क्या ब्लड ग्रुप है? ए बी, क्योंकि इसमें ए एलील भी और बी एलील भी है। सो आपका स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, कारण देखते हैं। युग्म विकल्पी आई और आई भी अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण तो नहीं है, अपूर्ण मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट, पूरी तरीके से प्रभावी नहीं, उसको बोला जाता है अपूर्ण, इनकम्प्लीट। इसका मतलब आपका रीजन गलत है। तो आपका अभिकथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत दे रखा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। होप आपको ये बात क्लियर होगी। इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखो, आपको पता है कि हर एक जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, तो यहां पर कैरेक्टर क्या है? यहां पर कैरेक्टर है आपका ब्लड ग्रुप, और आपके ब्लड ग्रुप की जीन को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। इस आई जीन की 3 एलील्स होती हैं। कौन कौन सी? आई ए एलील, आई बी एलील और आई ओ। इसको हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आपका ये जो ब्लड ग्रुप है ये एक मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलील क्योंकि इसमें ए बी ओ 3 एलील्स होते हैं, ये एलील है।
एलील क्या होती है? एलील वो होती है जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोसाई पे हो, सेम लोकस पे हो, सेम पोजीशन पे हो, उसको एलील कहा जाता है। इसका मतलब आपके देखो, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब द्विगुणित जीव, मतलब जिसमें दो दो सेट में है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितनी सेट में? दो दो सेट में, उनको बोला जाता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के, क्योंकि दो ही क्रोमोसोम है, तो ऐसे ही होगा। यहाँ पर अगर आई ए एलील होगी तो यहाँ पर आई बी एलील होगी। तो आप बोलोगे मैम तो थर्ड एलील कहाँ होगी? तो याद रखिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। जो थर्ड एलील होगी, जो थर्ड एलील होगी बेटा, वो पॉपुलेशन में प्रेजेंट होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी? पॉपुलेशन में होती है, ठीक है, जनसंख्या में होती है, पॉपुलेशन में पाई जाती है, ठीक है। सो होप आपको ये बात मेरी क्लियर है। सो आईए अपना प्रोटीन, अपना एंजाइम बनाएगी। कौन सा एंजाइम बनाती है? एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइल ट्रांसफरेज, ये अपना बनाएगी, दैट इज एसिटाइल गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। और गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज आईओ किसी टाइप का एंजाइम नहीं बनाती है। सो आपका जब ये वाला एंजाइम बनता है तो ये क्या करता है, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर इनिशियली एच एंटीजन होता है। सो आपका ये एंजाइम क्या करता है, ये गैलेक्टोज अमाइन, कौन से ग्रुप को? गैलेक्टोज अमाइन, इसको थोड़ा और पतला कर देती हूँ पेन को, गैलेक्टोज अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करता है इस एच एंटीजन के ऊपर। सो अब इस एच एंटीजन के ऊपर कौन सा एंटीजन लग गया है? ए एंटीजन लग गया है, गैलेक्टोज अमाइन लग गया, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप हो जाता है ए, ठीक है। एंड बी आई बी, ये जो गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज है ये किस ग्रुप को ट्रांसफर करता है? तो ये गैलेक्टोज ग्रुप को ट्रांसफर करता है। तो जब इसकी जगह आपका गैलेक्टोज ग्रुप होता है तो बी एंटीजन लग जाता है, तो ब्लड ग्रुप हो जाता है बी। और जब कोई एंटीजन नहीं लगता तो ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। ये भी आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर एक चीज नोट आप करिएगा अपनी कॉपी में, फॉर्मूला नोट करिए एक, n/2 n+1, ये फॉर्मूला है आपके नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए। तो सारी मैंने आपको एकदम एनालिसिस करके दे दिया इस क्वेश्चन का, हर एक चीज, जो जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है ब्लड ग्रुप से, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। आप सारी चीजों को नोट कर लेना। सो नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर आपको निकालना हो मल्टीपल एलील के केस में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मल्टीपल एलील के केस में ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर n = 3 है, 3 एलील है, तो 3/2, 3 + 1 तो 4, 3/2 2, दैट इज 6। तो जीनोटाइप कितना हो जाएगा? जीनोटाइप आ जाएंगे आपके 6। कितना जीनोटाइप आ जाएगा? 6। सो हम बना भी सकते हैं जीनोटाइप। कौन कौन से बनेंगे? IA IA, IB IB, IAN IB, ION IO, ठीक है। तो ये आपके चार, ये आपके सॉरी यहाँ पर हमारा 2 जीनोटाइप और बनेंगे, IAN IO एंड IBN IO। अब आपका हो गए कितने? 6 जीनोटाइप हो गए। ब्लड ग्रुप अगर आप फिनोटाइप देखोगे, फिनोटाइप क्या होता है? जो लक्षण आपको दिखाई देता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। एंड जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और जेनेटिक मेकअप, जो उस ऑर्गेनिज्म की अनुवंशिकी होगी, जेनेटिक मेकअप होगा, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको हम अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। और जो आपको दिखता है, जो दिखता है उसको फिनोटाइप कहा जाता है। सो फिनोटाइप आपको कौन कौन से ब्लड ग्रुप दिखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। तो फिनोटाइप हो जाएंगे 4 एंड जीनोटाइप हो जाएंगे 6। इसमें कोडोमिनेंस का केस भी आता है, सह प्रभुता का, जो ए बी ब्लड ग्रुप के बीच में होता है। इसमें मल्टीपल एलील का केस भी आता है, जो कि आपका ए बी एंड ओ एलील है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एजर्शन देखेंगे, डीएनए इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए अनुवंशिक सूचना का वाहक है, एकदम सही स्टेटमेंट है। डीएनए को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, बोलते हैं, एंड जेनेटिक मटेरियल है।
एंड रीजन कारण देखिए, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन, ठीक है, ये बिना किसी परिवर्तन या एकांतरण के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होता है, ये भी सही है। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको तरीका बताया, बिकॉज लगाना है और हर एक में ये अप्लाई करना है, इसको दिमाग में सेट कर लो। एजर्शन और रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन लगाना है तो बिकॉज लगाना है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो क्वेश्चन, बिकॉज लगा के ही सॉल्व करना है, क्योंकि गलतियां होती है इनमें। So DNA is the carrier of genetic information because it is transmitted from one generation to other without any change or alteration। एकदम सही है। जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? जेनेटिक मटेरियल उसको बोला जाता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाए, जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, अपने आप को बना सके, अपने आप का संश्लेषण कर सके, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेशन कर सके, डीएनए कर सकता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकता है, और जो स्टेबल हो, ठीक है, जो स्थिर हो, उसको बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए में ये सारी प्रॉपर्टी है, वो स्टेबल भी है, वो सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकता है, वो एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है विदाउट एनी अल्टरेशन। अब आप बोलोगे मैम म्यूटेशन भी तो होता है डीएनए में, सो म्यूटेशन से तो डीएनए चेंज हो जाता है। तो बेटा जो म्यूटेशन होता है ना, वो आपका ओकेजनली होता है, कभी कभी होता है, थोड़ी हर एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है। तो ऐसा होता है कि जो भी प्रोजेनी बनती, माता पिता की जो भी संतति बनती, वो उनसे अलग बनती, फिर आगे आने वाली कुछ और ही बनती, फिर आगे वाली कुछ और ही बन जाती, ठीक है। तो म्यूटेशन आपका ओकेजनली होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं चलता रहता है डीएनए में। इसीलिए ये इसका करेक्ट रीजन भी है और ये आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट भी है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में इस लाइन को मार्क कर लीजिए, जहां पर आपका म्यूटेशन टॉपिक दे रखा है ना, वहीं पर उसके नेक्स्ट पेज के अपर पैराग्राफ पे देखना, आपकी लाइन आपको मिलेगी। देखिए, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक जनरेशन, ठीक है, उससे दूसरी जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन। आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी अपने हिंदी वाली बुक में, ठीक है। हाउएवर चेंजेस और अल्टरनेशन डू टेक प्लेस, बोला चेंजेस और अल्टरनेशन होते हैं बट वो ओकेजनली होते हैं। सच एन अल्टरेशन और चेंजिंग इन द जेनेटिक मटेरियल इज रेफर टू एज, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। होप आपको क्लियर है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रिसेसिव कैरेक्टर दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन कैन एक्सप्रेस व्हेन इट बिकम्स होमोजाइगस बिकॉज कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। बताइए क्या स्टेटमेंट 1 सही है? एक अप्रभावी लक्षण जो विषम युग्मजी स्थिति में व्यक्त नहीं होता, वह तब व्यक्त हो सकता है जब वह समयुग्मजी हो जाता है। एकदम सही है स्टेटमेंट। एजर्शन और अभिकथन सही है। कारण देखिए, युग्मकों के निर्माण के दौरान लक्षण पृथक हो जाते हैं, तो रीजन जो आपका कारण है वो स्टेटमेंट सही है। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए बिकॉज लगाना पड़ेगा। सो रिसेसिव कैरेक्टर इज नॉट एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन कैन एक्सप्रेस व्हेन इट बिकम्स होमोजाइगस बिकॉज कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नहीं बेटा, तो भैया कैरेक्टर सेग्रीगेट करते हैं। ये कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ है वेंडल का, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भी बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि बोला गया है हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन जब वो समयुग्मनजी स्थिति में आता है तो वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि रिसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए अपना पार्टनर चाहिए होता है। स्मॉल टी को एक्सप्रेस करना है तो स्मॉल टी उसके साथ चाहिए, तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर कैपिटल टी आ जाएगा तो कैपिटल टी क्योंकि प्रभावी एलील है, वो अपना लक्षण दे सकता है, एंजाइम बनाएगा जो आके जाके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा।
इसीलिए कैपिटल टी इज डोमिनेंट, इसीलिए वो आपका एक्सप्रेस नहीं कर पाता है रिसेसिव है। तो इसका रीजन ये हो जाएगा बेटा, ना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को आप समझिए, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड ये जो बोला गया है आपका पृथक होता है, एंड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आपकी मियोसिस 1 खत्म होती है, याद करिए कि मियोसिस 1 खत्म होने के बाद 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है। इसको होमोलोगस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं, इस पे कैपिटल टी है इस क्रोमोसोम पे, और इसके होमोलोगस पे स्मॉल टी है। तो जब गैमीट्स बनते हैं तो इस सेल में कैपिटल टी आएगा, इस सेल में स्मॉल टी आएगा। दैट इज ये जो गैमीट है ये टॉनलेस के लिए प्योर है, ये टॉनलेस कैरेक्टर के लिए प्योर है, और ये वाला जो युग्मक है ये ड्रॉफ बोनेपन के लिए क्या है, प्योर है, शुद्ध है। समझ रहे हो, इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिक्स ही नहीं, यहाँ पर स्मॉल टी नहीं आ रहा है या फिर आप कैपिटल टी मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से पृथक और सेग्रीगेट हो रहे हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। सो ये एक्सप्लेन करता है इससे होता क्या है। तो जब ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट करते हैं और जब हम इनको सेल्फ क्रॉस करते हैं बेटा, सो यहाँ पर भी यही गैमीट बनते हैं सेम। तो जब ये क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी के साथ भी फ्यूज कर सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो ये पता चलता है कि आपकी F2 जनरेशन में जो करेक्टर है F1 में पहली जनरेशन में व्यक्त नहीं हो रहा था, वो आपकी F2 जनरेशन में व्यक्त होता है। दैट इज ड्रॉफनेस आपकी F2 जनरेशन में व्यक्त होती है। ये मतलब है इसका मतलब ये नहीं आपको बता रहा कि होमोजाइगस कंडीशन में क्यों आपका रिसेसिव आता है और हेटेरोजाइगस में वो क्यों नहीं आता। वो पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस से कि 1 यूनिट फैक्टर इज डोमिनेट ओवर द अनदर यूनिट फैक्टर। इसीलिए जो रिसेसिव वाला है उसको अपना पार्टनर एलील चाहिए अभिव्यक्त होने के लिए। होप आपको मेरी बात यहां पर क्लियर होगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, मेंडल व्हेन क्रॉस्ड पी प्लांट विद येलो कलर्ड एंड राउंड शेप सीड विद ग्रीन कलर्ड एंड रिंकल्ड शेप, ही फाउंड दैट रिजल्टिंग प्रोजेनी हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप सीड। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। मेंडल ने जब मटर के पौधे के पीला रंग आपका कैसा करेक्टर है, आपका बीज का डोमिनेंट प्रभावी लक्षण है, गोल आकार भी प्रभावी लक्षण है, हरा रंग जो आपका अप्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार भी अप्रभावी लक्षण है। क्रॉस करवाते हैं, आपकी P1 जनरेशन पेरेंट की फर्स्ट जनरेशन दे रखी है, जिसमें आपको याद हो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसको क्रॉस किया स्मॉल वाई स्मॉल आर से, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आपकी पहली संतति और F1 जनरेशन आती है। अब देखते हैं कारण क्या दे रखा है। पीला रंग हरे रंग पर प्रभावी और गोल आकार झुर्रीदार पर प्रभावी है। क्या ये स्टेटमेंट एकदम सही है? एकदम सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो बिकॉज लगा के देख लो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या बेटा? आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट की जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पी प्लांट विद द जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी रिगार्डिंग देयर हाइट्स। क्या स्टेटमेंट 1 से कह रहा है? अगर आपके सामने एक लंबा पौधा हो और एक बोना पौधा हो, तो क्या आप बता सकते हैं लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है? नहीं बता सकते ना। दोनों की केस क्या है? टॉलनेस देगा। सो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है? एकदम सही है। रीजन और कारण देखिए। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ वन ट्रेट ओवर द अनदर, एक ट्रेट दूसरे पर डोमिनेंट है, इसलिए 3/4 ऑफ द F2 प्लांट इन मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस वर टॉल। तो कारण भी सही दे रखा है, लेकिन क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि और बिकॉज लगा के देख लीजिए। Between the pea plant with genotype capital T small t regarding their height because due to the dominance of one trait over the other। नहीं,
ये नहीं बता रहा आपका, अभिकथन कुछ और कह रहा है, रीजन कुछ और कह रहा है, स्टेटमेंट तो दोनों सही है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट सही व्याख्या नहीं है बेटा। तो क्या व्याख्या होनी चाहिए मैम इसकी? एजर्शन में दोबारा पढ़िए, एजर्शन में कहा है कि आप देखने से बता नहीं सकते हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है, समयुग्मजी, या विषम युग्मजी स्थिति में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो कैसे पता लगा सकते हैं? देखो आपकी एनसीईआरटी में इसका करेक्ट, एकदम मैं बोलूं करेक्ट रीजन तो नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है टेस्ट क्रॉस। आप टेस्ट क्रॉस करोगे आपको पता चल जाएगा, आप इसके होमोजाइगस रिसेसिव समयुग्मजी अप्रभावी जो पादप होगा उसके साथ जब आप इसको क्रॉस करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला प्लांट कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। क्योंकि अगर टेस्ट क्रॉस होगा तो रेशियो हमेशा क्या आता है, 1:1 रेशियो आता है, 1:1 आता है मोनोहाइब्रिड में, डायहाइब्रिड में 1:1:1:1, ठीक है, ऐसा आता है ना। दूसरा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है बेटा, क्योंकि मेंडल में जो पी प्लांट है उसकी जो टॉलनेस की जीन है, देखो दो टाइप की जीन होती है, एक होती है क्वालिटेटिव जीन और एक होती है क्वांटिटेटिव जीन। सो आप कैसे पता लगा सकते हो? तो टेस्ट क्रॉस से पता लगा सकते हो। अगर टेस्ट क्रॉस दिया होता है एक्सप्लेनेशन में तब हम उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि ये क्वालिटेटिव जीन है इसलिए आप पता नहीं लगा सकते कि ये टॉल प्लांट ये कैपिटल टी वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। मैम क्वालिटेटिव जीन क्या होती है? क्वालिटेटिव तो समझ में आता है, क्वालिटी, ठीक है, गुणवत्ता, जिसमें क्वालिटी महत्व रखती है, क्वांटिटी जिसमें मात्रा महत्वता रखती है, और क्वांटिटी इंपॉर्टेंस रखती है। सो इसका क्या मतलब है देखिए, मान लीजिए ये आपका डिप्लॉयड पी प्लांट है, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और कैपिटल टी ये होमोजाइगस और समयुग्मजी स्थिति है, ठीक है। सो कैपिटल टी, देखो आपके टॉल प्लांट को बनाने के लिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है, ऐसा ही होता है हर एक रिएक्शन का। अगर आप बायोकेमिकल देखोगे तो उसमें एक सबस्ट्रेट होता है जिसको प्रोडक्ट में चेंज करना होता है, और चेंज करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पर एंजाइम की गुणवत्ता इंपॉर्टेंस है, ना कि उसकी मात्रता। कहने का मतलब आपका कैपिटल टी यहाँ पर कुछ एंजाइम बना रहा है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, टॉलनेस लेके आ रहा है। जब कैपिटल टी है तो ये भी एंजाइम बना रहा है, ये भी एंजाइम बना रहा है, दोनों भैया एलील हैं, दोनों अपनी प्रोटीन्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 20 ही मॉलिक्यूल चाहिए एंजाइम के, जो आपको सब, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपको एग्जैक्ट नहीं है, एग्जांपल है ये। फॉर एग्जाम्पल आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करें, प्रोडक्ट क्या है, टॉलनेस, उसमें चेंज करने के लिए 20 एंजाइम के अणु चाहिए और मॉलिक्यूल चाहिए। तो आपके यहाँ पर जो आपका एक सिंगल टी है, एक एलील है, वो सफिशिएंट 20 मॉलिक्यूल एंजाइम के बना रहा है। चाहे यहाँ पर दूसरा कैपिटल टी क्यों ना आ जाए, वो भी 20 बना दे, लेकिन चेंज करने के लिए सिर्फ 20 ही मॉलिक्यूल चाहिए, जो कि एक से बन रहा है, पर्याप्त है। समझ रहे हो आप बात को? इसीलिए इसको क्वालिटेटिव जीन कहा जाता है, क्योंकि क्वांटिटी का कोई, चाहे 40 बने, चाहे 60 बने, चाहे 80 बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 20 ही मॉलिक्यूल चाहिए, जो एक एलील होगी तो वो इतना बनेगा। इसलिए टॉलनेस 5 फीट का है, अगर टॉल प्लांट, सॉरी 6 फीट का मान लेते हैं, अगर पी प्लांट टॉलनेस में 6 फीट का है तो चाहे ये होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में 6 फीट का ही रहेगा। ह्यूमन जैसा नहीं है कि 5 फुट 1 इंच है, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5, क्योंकि हमारी जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, जो कि एक क्वांटिटेटिव जीन है। याद रखना बेटा इन सारी बातों को मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in each pregnancy there is always 50% probability of either male or a female child। बोला हर एक प्रेगनेंसी में 50 और 50% चांसेस होते हैं कि लड़का या फिर लड़की बनेगी। रीजन देखिए, कारण देखिए, शुक्राणु की अनुवंशिक संरचना बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। जो फादर का जेनेटिक मेकअप होता है, अनुवंशिकी संरचना होती है, वो लिंग को निर्धारण करती है। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है।
अगर आंसर आप फर्स्ट दे रहे हो तो आप शानदार जानदार कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आप बेहतरीन कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगर आपका आंसर इसका फर्स्ट आ रहा है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी समझिए कि मैम ऐसा क्यों, जिन्होंने गलत दिया होगा। देखिए, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्स वाई में प्रेजेंट होते हैं, एंड फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्स एक्स होता है डिप्लॉयड कंडीशन में, ठीक है। जब इनसे गैमीट बनता है, देखिए मैं पहले एक्सप्लेनेशन बोल देती हूँ फिर मैं लिख के बताती हूँ। जो आपके मेल होते हैं दे आर हेट्रोगेमीटिक, वो दो टाइप के गैमीट्स बना सकते हैं, दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं। और जो मादा होती है, फीमेल होती है, वो एक ही प्रकार का युग्मक और वन टाइप का गैमीट ही बनाती है, क्योंकि वो होमोगेमीटिक होती है, एंड मेल इज हेट्रोगेमीटिक। सो मेल में दो टाइप के गैमीट्स बनते हैं, तो मेल पे डिपेंड करता है कि उसका एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करेगा या फिर उसका वाई क्रोमोसोम फ्यूज करेगा। सो मेल डिसाइड करता है, इसीलिए कारण आपका सही है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ मेल डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब यहां पर भी देख लेते हैं, ये आपका P1 जनरेशन ले लेते हैं, ये आपके गैमीट्स की फॉर्मेशन ले लेते हैं बेटा। एक्स, हम हमेशा गैमीट को सर्कल में डिनोट करते हैं, याद रखिएगा 12th वाले स्टूडेंट्स। एक्स और एक्स ये गैमीट बन गए। अब इनका F1 प्रोजेनी फर्टिलाइजेशन कर दो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में या तो एक्स एक्स ये इससे फ्यूज करेगा, या ये इससे फ्यूज करेगा एक्स एक्स, या हो सकता है इससे फ्यूज करे, ये इससे फ्यूज करे, इससे करेगा तो एक्स वाई बनेगा, इससे करेगा तो एक्स वाई बनेगा। मतलब ये फीमेल में डेवलप होगी, ये भी फीमेल में, ये मेल में और ये मेल में। तो आपके 50% मेल बनेंगे एंड 50% आपके फीमेल बनेंगे। तो ये किस पे डिपेंड किया है, मेल पे डिपेंड किया है, नहीं किया। अगर उसका एक्स क्रोमोसोम फ्यूज, क्योंकि मेल ने दो गैमीट्स बनाए और फीमेल ने एक ही गैमीट बनाया, तो अगर एक्स एक्स फ्यूज करता है तो फीमेल बनती है, एक्स वाई फ्यूज करता है तो मेल बनता है। मतलब 50-50% चांसेस है, 50-50% चांसेस है कि फीमेल भी बन सकती है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक सिंगल इवेंट है बेटा। रिप्रोडक्शन जब आप एक टाइम ही तो रिप्रोडक्शन होगा ना, एक ही बारी में 4 प्रोजेनी थोड़ी बन जाएंगी, एक ही बारी में 4 बच्चे थोड़ी बन जाएंगे, एक ही बच्चा बनेगा। तो एक बार रिप्रोडक्शन हुआ, दिस इज अ सिंगल इवेंट, तो इसमें चांसेस है 50-50% की लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है मेल पे। इसलिए आपका एकदम व्याख्या भी सही है, दोबारा से क्योंकि लगा के देखो। इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर मेल or female child because genetic makeup of the sperm determines the sex of a child। क्योंकि शुक्राणु की अनुवंशिक संरचना बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। एक्स फ्यूज किया तो फीमेल, वाई फ्यूज किया तो मेल। 50-50% चांसेस आप यहां से भी देख सकते हो, इस क्रॉस से आपको बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक शानदार जानदार सरप्राइज है कि होली के उपलक्ष्य में उत्कर्ष, अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको 90% ऑफ मिलेगा आपके सभी कोर्सेज पे। तो आज ही ऐप को डाउनलोड करो, और जिनको भी नीट जेई की तैयारी करनी है 90% ऑफ आप ले सकते हैं डायरेक्टली। साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर भी ऐप पर ही मिलेंगे, और बेहतरीन टीचर्स हैं ही आपके, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होगी। तो बहुत अच्छा ये चल रहा है और बेहतरीन टीचर्स हैं, आप जानते हैं, यूट्यूब पे आप देखते ही हैं। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ले लीजिए बेहतरीन तैयारी के लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस द F1 हाइब्रिड प्रोड्यूसेस गैमीट्स ऑफ 4 डिफरेंट जीनोटाइप, each with the frequency of 25% of the total gametes produced because स्टेटमेंट देखिए, हिंदी में देख लीजिए। मेंडल के द्विसंकर संकरण में, डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 हाइब्रिड संकरण 4 अलग अलग जीन प्रारूप के युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की आवृत्ति कुल उत्पादित युग्मकों की 25% होती है। कारण मेंडेलियन द्विसंकर संकरण में विचार किए गए लक्षण के जीन सहलगन नहीं है, और इस
प्रकार प्रतिकरण एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिकॉज जीन फॉर द करेक्टर कंसीडर्ड इन मेंडेलियन डायहाब्रिड क्रॉस आर नॉट लिंक्ड एंड दस देयर सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये आपके मेंडल का थर्ड लॉ भी है, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि वन पेयर ऑफ करेक्टर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट टू द अनदर पेयर ऑफ फैक्टर। क्या मतलब है मैम, एक बार समझा दीजिए हमें इस लॉ को। देखिए, आपके मेंडल ने जितने भी करेक्टर्स को क्रॉस करवाया था, या तो वो एक ही क्रोमोसोम पे थे लेकिन दूर दूर थे, ठीक है, या तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा मेंडल ने जो भी पी प्लांट का क्रॉस करवाया था, या तो वो सेमी क्रोमोसोम के ऊपर थे बट वो दूर दूर थे, उनके बीच में लिंकेज नहीं थी, सहलगनता नहीं थी, या तो वो डिफरेंट ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर थे। सो अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लू, एग्जाम्पल लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, ठीक है, यही आपसे बोला भी है क्वेश्चन में कि इनके 4 टाइप के गैमीट्स बनते हैं। कौन से 4 टाइप के गैमीट बनते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 टाइप के जीनोटाइप्स देख रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो कितनी कितनी पर एक एक आपकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हर एक गैमीट की? 25-25%। तो ये बात, पहला स्टेटमेंट तो अभिकथन तो आपका एकदम सही है। कारण बोला गया है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपकी जो दोनों करेक्टर्स मेंडल ने लिए उनमें लिंकेज नहीं है, लिंकेज नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाते हैं। देखिए, अगर कैपिटल आर और देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वाला केस किसका है? ये जो प्रथम केस है ये तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस है बेटा, ये किसका केस है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब दूसरा केस देखिए, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस है आपका लिंकेज का। देखिए लिंकेज होता तो क्या होता, अगर यहां पर सहल गनता होती तो क्या होता? तो ये होता कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दोनों जीन आपस में बहुत पास हैं, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा, ये आपका एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, मान लीजिए एक क्रोमोसोम है दूसरा, इनके ऊपर एक जीन लगी, इसके ऊपर 2 जीन लगे, तो जब इनके बीच में क्रॉसिंग होता, क्रॉसिंग डिफिकल्ट होता है ना, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जो जीन का एक्सचेंज होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन द नॉन क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, जो गुण सूत्र के बीच में ये जो क्रॉसओवर होता है ये नहीं हो पाता अगर यहाँ पर लिंकेज होती है, और बड़ा मुश्किल होता है लिंकेज होना, सॉरी आपका क्रॉसिंग ओवर होना अगर इनके बीच में सहलगनता और आपकी लिंकेज होती। समझ रहे हैं? सो अगर ये वाला केस होता तो क्या होता, तब आपके कैसे गैमीट्स बनते मैम? तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ जाते, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई जाता। अगर देखो, अगर मैं 100% लिंकेज की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तब यहाँ पर 2 ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अगर मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लिंकेज नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो वहां पर चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के, लेकिन कम होंगे, याद रखिएगा। दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई भी बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बनेगा, लेकिन चांसेस कम होंगे। 25% चांसेस नहीं होंगे, यहाँ पर तो 25% है, क्योंकि ये इसके साथ भी जा रहा है, 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 इसीलिए 4 टाइप के गैमीट्स बने और 25% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर 100% कंप्लीट लिंकेज हो जाती है तो 2 ही टाइप के गैमीट बनते हैं, तब कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में आई बात? इसलिए आपकी व्याख्या भी एकदम सही है, बिकॉज जीन फॉर द करेक्टर कंसीडर्ड इन द मेंडेलियन डायहाब्रिड क्रॉस आर नॉट linked and thus there is segregation is independent to each other। इसलिए लिंकेज को एक्सेप्शन भी बोला जाता है, अपवाद भी बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। समझ में आया?
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद क्या है? लिंकेज है, सहलगनता है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या भी है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया, heterozygous HbA HbS individual appear unaffected बट आर कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर। बोला है जिसका जीनोटाइप HbA और HbS होगा वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें कोई डिजीज रोग नहीं नजर आएगा, लेकिन वो कैरियर होगा। कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का मतलब जो कैरी करे, किसको कैरी करे? डिजीज की जीन को कैरी करे, उसको कैरियर बोलते हैं। तो आपकी पहली कथन, अभी कथन तो एकदम सही है, व्यक्ति अप्रभावी दिखाई देते हैं लेकिन विकार के वाहक होते हैं, ठीक है। अब रीजन और कारण देखिए, HbA and HbS individual has sickle cell trait as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny। तो रीजन भी सही है, कारण भी सही, अगर आप देखें तो क्या ये सही व्याख्या है? तो बेटा देखिए, बिकॉज लगा लीजिए, दोबारा से पढ़ रही हूं। रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल अपीयर अनअफेक्टेड बट आर कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर बिकॉज HbA HbS कैरियर क्यों है? क्यों बोला है कैरियर और नॉर्मल है? क्योंकि सिकल सेल ट्रेट है लेकिन 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो म्यूटेंट जीन है वो आपकी प्रोजेनी में जाए। आप इसको क्रॉस करोगे तो भी समझ में आएगा, बाकी मैं आपको एनसीईआरटी से भी मार्क करवा देती हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी दे रखी है बेटा, इधर देखो, देखो, आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली, आउट ऑफ द 3 पॉसिबल कौन कौन से जीनोटाइप की बात की? HbA HbA तो आपका नॉर्मल जीनोटाइप है, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल होगी। HbA और HbS होगा तो भी नॉर्मल होगी बट ये कैरियर है। HbS और HbS जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगी, मतलब सम युग्मनज स्थिति में होगी, तब इसको सिकल सेल एनीमिया होगा, इसी कंडीशन में। तो ये दे रखा है, HbS शो द डिजीज फिनोटाइप, heterozygous individual appear apparently unaffected but they are the carrier of the disease and as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny। एनसीईआरटी की लाइन है जो आपका एजर्शन रीजन दे रखा है, क्योंकि आप सारे एजर्शन रीजन एनसीईआरटी से ही बनाए हैं, ठीक है, और बेहतरीन एजर्शन रीजन है, याद रखना। अगर आपने इस क्लास में एजर्शन रीजन लगा लिए तो हो सकता है आपको पेपर में भी ये क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है। सो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज योर, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड एंड द 2 डॉटर डीएनए। स्टेटमेंट 1 से ये बेटा, डीएनए के प्रत्येक रज्जु एक नए रज्जु के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, एकदम सही है कथन, अभी कथन एकदम सही। रीजन देखिए, कारण देखिए, क्योंकि प्रतिकृतिकरण दैट इज रेप्लिकेशन द्वारा निर्मित 2 संतति डीएनए, डॉटर डीएनए पैतृक पेरेंट डीएनए अणु के सामान्य हैं। दोनों कथन सही हैं, सही है ना बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट देखो, ईच स्ट्रैंड फॉर्म अ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, दैट इज दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं और इसके ऊपर नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। अगर दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आपका रेप्लिकेशन फॉक का डायग्राम है, ये आपके 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो आपकी सिंथेसिस यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है, ये भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर टेम्पलेट की बात समझाई है, तो इस पे फोकस करिए। सो ये आपके दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपके जो इसके ऊपर बन रहे हैं ये डॉटर स्ट्रैंड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। एंड 2 डॉटर डीएनए प्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब आपका ये जो डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये पेरेंट डीएनए है, पी से पेरेंट बना देती हूं, और अब ये रेप्लिकेट करेगा, ऐसे बना देती हूँ, तो इसके ऊपर ऐसे सिंथेसिस होगी, इसके ऊपर भी होगी। सो आपका
ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका दोनों, आप ये जो दोनों स्ट्रैंड है, दैट इज ये जो दोनों दो डॉटर डीएनए हैं आपके, दो आपके संतति डीएनए हैं, ये किससे आइडेंटिकल है? इसके पेरेंट डीएनए से। पता चल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें बेटा। ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर ग्वानिन है तो साइटोसिन है। सो अगर आपका ये वाला एडेनिन वाला है तो ये वाला कौन सा होगा? थाइमिन। तो दोनों आइडेंटिकल हुए ना। समझ रहे हो बात को? होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैंड नहीं बोला है, यहाँ पर मॉलिक्यूल बोला है। और एक और चीज है, अगर आपका, देखिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपका जो रीजन है, कारण है, वो अभिकथन की जगह हो, वो आपकी स्टेटमेंट की जगह हो, एजर्शन की जगह हो, और जो एजर्शन है वो रीजन की जगह हो, मतलब दोनों को अपोजिट कर दूं, तब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? आप देख लीजिए, टू डॉटर डीएनए प्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट डीएनए, बिकॉज क्योंकि हर एक जो पेरेंट डीएनए होता है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, इसीलिए आपका आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल डॉटर डीएनए होते हैं उसके पेरेंट डीएनए से, तब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैम करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी? करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी सेमी कंजर्वेटिव नेचर। यहां पर दिया होना चाहिए कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव नेचर को रेप्लिकेशन जो है, प्रतिकृतिकरण जो है, वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है। इसीलिए आपका एक टेम्पलेट होता है और जो नया उसके ऊपर एक नया डॉटर डीएनए बनता है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बीटा गैलेक्टोजाइडेज सिंथेसाइज बाय ई कोलाई कैटालाइजेस लैक्टोज। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट रीजन, कारण दे रखा है, E. coli does not synthesize the enzyme permease if lactose is present in the medium। अगर मीडियम में लैक्टोज होगा, चाहे बाहर ले लो चाहे सेल के अंदर क्यों ना हो, अगर मीडियम में लैक्टोज होगा तो क्या परमिएज सिंथेसाइज नहीं होगा? परमिएज भैया सिंथेसाइज होगा, क्योंकि अगर बाहर लैक्टोज है तो लैक्टोज को अंदर लाने के लिए क्या चाहिए आपको? परमिएज एंजाइम चाहिए बेटा। और एक और चीज याद रखना, आपके यहाँ पर लीकेज होती रहती है। रेगुलेटरी जीन आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो होती है जो हमेशा सिंथेसिस होती रहती है, जो हमेशा संश्लेषित होती रहती है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन जो आपकी जो ZYA जीन है, जो बीटा ग्लैक्टोजाइडेज, लैक्टेज और ट्रांस एसिटाइलेज को बनाती है, ठीक है, ये जीन हमेशा एक्टिव नहीं होती, ऐसा एनसीईआरटी में आपका दे रखा है। मतलब ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि नहीं सिंथेसाइज होती, उसने लिखा है कि रेगुलेटरी जीन इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन ओनली, ये स्टेटमेंट है। लेकिन याद रखना कुछ कुछ लीकेज होती रहती है। लीकेज का मतलब ये एंजाइम कुछ क्वांटिटी में बनते रहते हैं, वरना आपके लैक्टोज को, क्योंकि लैक्टोज आपका किसकी तरह वर्क करता है? इंड्यूसर की तरह वर्क करता है। जब तक इंड्यूसर नहीं होगा सेल में, आपका लैक ऑफ एक्टिव नहीं होगा, लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव आपका एक्टिव नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ परमिएज आपको चाहिए होता है लैक्टोज को मीडियम से सेल के अंदर लाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ परमिएज बन रहा है, तभी तो आपका लैक्टोज सेल के अंदर आएगा, वरना परमिएज ही नहीं बनेगा। परमिएज क्या करता है? सेल की परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है फॉर लैक्टोज, लैक्टोज को अंदर आने में हेल्प करता है। मीडियम में है तो अंदर सेल के अंदर आने में हेल्प करता है कौन सा एंजाइम? परमिएज। तो परमिएज ही नहीं होगा तो लैक्टोज कहां से आएगा? लैक्टोज नहीं आया तो इंड्यूसर नहीं आया, इंड्यूसर नहीं आया तो आपकी जो ये जो जीन है वो इनएक्टिव रह जाएगी। समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब आपका जो कारण दे रखा है वो गलत दे रखा है, लेकिन आपका जो अभिकथन है वो एकदम सही है। और जो 2 पॉइंट मैंने पहले बताए कि रेगुलेटरी जीन जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एग्जाम्पल है, हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लीकेज होती रहती है ZYA जीन में, तभी तो परमिएज बनता है, तभी एंट्री देता है।
और लैक ऑपेरॉन तभी एक्टिव होता है बेटा जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, तब जरूरत पड़ती है कि हम लैक्टोज को तोड़ें और वहां से ग्लूकोज बनाए, फिर वो ग्लूकोज रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करके हमें एटीपी दे, एनर्जी दे, जिससे हम काम कर सके, जिससे सेल को एनर्जी मिल सके। होप आपको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एजर्शन देखिए, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोजाइडेज, एकदम ट्रू है। रीजन देखिए, कारण देखिए, लैक्टोज ऑपेरॉन के स्विचिंग को नियंत्रित करता है और प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लैक्टोज रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपेरॉन एंड एक्ट एज एन इंड्यूसर। तो ये कारण भी आपका एकदम सही है, लेकिन क्या ये व्याख्या है? तो दोबारा से पढ़िए। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोजाइडेज बिकॉज लैक्टोज रेगुलेट, ये सबस्ट्रेट है क्योंकि लैक्टोज एक ऑन और ऑफ का काम करता है? नहीं बेटा, लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है बीटा ग्लैक्टोजाइडेज का, क्योंकि लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है। ये कारण होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो। रीजन आपका इसका सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए इज अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल एंड आल्सो वर्क एज अ कैटलिस्ट। आरएनए एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल और एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। यस मैम, बताइए कहां कहां वर्क करता है? तो आपको पता है राइबोसोमल आरएनए वर्क करता है। जो आपका एसएन आरएनए होता है स्प्लाइसियोसोम में, वो भी आपका कैटालिटिक बिहेव करता है। कौन सा? राइबोसोमल आरएनए। तो आपको पता है आपका जो 28S राइबोसोमल आरएनए होता है यूकैरियोट्स में, और 23S राइबोसोमल आरएनए होता है जो आपका प्रोकैरियोट्स में, वो आपका कैटालिटिक बिहेव करता है। बेटा जी याद रखना इन पॉइंट्स को। और एसएनआरएनए जो स्प्लाइसोसोम में होता है, वहां पर भी स्प्लाइसोसोम जो होता है वो एक एंजाइम और कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है। अब इसका आर देखिए, रीजन देखिए, कारण 2' OH group present in every nucleotide in RNA make it liable and easily degradable। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित 2' OH समूह इस लचीला और आसानी से नष्ट होने योग्य बनाता है। तो आपका आर भी सही है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि ये इजिली, क्योंकि ये रिएक्टिव है। बिल्कुल सही है, 2' OH की वजह से आपका आरएनए क्या बनता है? रिएक्टिव बनता है ना, और ऊपर लिखा भी हुआ है आरएनए इज अ रिएक्टिव बिकॉज 2' OH is present at every nucleotide in RNA। क्योंकि 2' OH होता है इसलिए रिएक्टिव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्या एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए पहले कहां पर ये स्टेटमेंट दे रखी है। देखिए, फर्दर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लेएबल इजिली डिग्रेडेबल। ठीक है, RNA is also known to be catalytic, hence reactive, क्योंकि वो reactive होती है due to the presence of 2' OH, इसलिए वो catalytic भी behave करती है। नेक्स्ट देखिए, DNA can directly code for the synthesis of protein। DNA प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सीधे कोड करता है, कूट लेखन करता है। डीएनए नीड्स नो इंटरमीडिएट टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर। डीएनए को लक्षणों को व्यक्त करने के लिए किसी मध्यवर्ती की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? गलत दे रखी है। बेटा ध्यान से देखिए, दोनों ही कथन आपके क्या है? गलत है। डीएनए पहली बात तो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए एक डिक्टेटर है। एनसीईआरटी में लिखा है डीएनए आरएनए बनाता है एंड आरएनए प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है ना। तो डीएनए आरएनए इंटरमीडिएट बनाता है, उसी के बाद तो प्रोटीन बनाता है। तो आपकी रीजन भी आपकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, इफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। बोले अगर डीएनए के दोनों टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं और ये आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, इफ बोथ, इफ कंडीशन लगा दी, अगर करते हैं तो, ठीक है, कर सकते हैं, अगर होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्या लिखा है एनसीईआरटी में? रीजन बताइए। क्योंकि आपका जो जेनेटिक कोड है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर दो आरएनए के स्ट्रैंड बन गए तो एक आरएनए अपना अमीनो एसिड बनाएगा, दूसरा आरएनए अपना अमीनो एसिड बनाएगा, तो आपका प्रोटीन जो आपका कोड है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दे, एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज हाईली अनस्टेबल।
तो तुरंत आपकी सेल में कुछ मशीनरी होती है जो आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है। तो आरएनए वो आपका डिग्रेड हो जाएगा, इसीलिए आपके दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सिंथेसिस नहीं करते। इसके दो कारण हैं। चलिए, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड कोडेड बाय देम इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, क्योंकि दोनों जो सीक्वेंस एमिनो एसिड कोडेड बाय देम इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। ये एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, लेकिन रीजन नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। व्याख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों कथन आपके सही दे रखे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो दो जो आरएनए बनेंगे वो अपने अपने सीक्वेंस बनाएंगे अमीनो एसिड के, जो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसका सीक्वेंस इधर से होगा तो उसका अपोजिट बनेगा ऑफ कोर्स, तो उसका सीक्वेंस उल्टा होगा अमीनो एसिड का, तो दो डिफरेंट सीक्वेंस होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, if two RNA molecules are produced simultaneously, they would be complementary to each other and form a double-stranded RNA। एकदम सही है, because the double-stranded RNA would never prevent it from being translated into the protein। ये भी एकदम सही है। double-stranded RNA would अच्छा एक मिनट, double-stranded RNA would never prevent it from being translated into प्रोटीन। बोला ये कभी भी उसको परिवर्तित होने से नहीं रोकेगा। कैसे नहीं रोकेगा, अमीनो एसिड सिंथेसिस ही नहीं होंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अनस्टेबल होता है, डिग्रेड हो जाएगा। द्विरज्जु आरएनए इसे प्रोटीन में परिवर्तित होने से कभी नहीं रोकेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, जिसमें अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ऑपेरॉन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है, क्या स्टेटमेंट सही है? यस मैम, अभिकथन एकदम सही है। व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, पहले सिस्ट्रॉन क्या होता है, पहले सिस्ट्रॉन की बात करते हैं फिर आते हैं। सिस्ट्रॉन फंक्शनल सीक्वेंस को और फंक्शनल जीन को बोला जाता है। मैम फंक्शनल जीन मतलब वो सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड बना सकता है, उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो दो टाइप के सिस्ट्रॉन हो सकते हैं, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक और एक मोनोसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब होता है जब एक से ज्यादा, क्योंकि सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन इज अ फंक्शनल जीन। फंक्शनल जीन मतलब जो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करे। जब एक से ज्यादा जीन एक ही प्रमोटर और एक ही टर्मिनेटर से कंट्रोल होती है, जिसके लिए एक ही प्रमोटर, एक ही ऑपरेटर होता है और एक ही टर्मिनेटर होता है और इनके बीच में एक से ज्यादा जीन होती है, इसको कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कि प्रोकैरियोट्स का लक्षण है, जो कि असीम केंद्रकी का लक्षण है। दैट इज प्रोकैरियोट्स का। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, वो आपके मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब होता है, मतलब एक ही, एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर एक ही जीन को कंट्रोल करती है, ठीक है, को कंट्रोल करती है, दैट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। रीजन देखो, कारण देखो, स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ऑपेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। स्ट्रक्चरल जीन में संरचनात्मक जीन लैक्टोज उपापचय के लिए उत्तरदायी है। एकदम सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। Structural gene in lac operon is polycistronic because many genes are, more than one genes are controlled by single promoter and terminator. That is the reason. ये कारण होना चाहिए, ये reason आपका होना चाहिए। Next देखिए, primary transcript in eukaryotes are non-functional। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, HNRNA बोलते हैं। HNRNA की फुल फॉर्म क्या होती है, हेट्रोजीनस RNA, that is विषम genus RNA. Primary transcript in eukaryotes have interrupted exons। ठीक है, एकदम सही है। यूकैरियोट्स में प्राथमिक अनुलेखन में एक्सॉन को बाधित कर दिया है। ये तो आपके एनसीईआरटी की लाइन है। देखो स्टेटमेंट को, कारण को पढ़ो, कंफ्यूज मत होना कारण में। ये आपको ये मत समझना कि एक्सॉन को बोला है, नहीं, उसने बोला है जो एक्सॉन्स होते हैं, जो फंक्शनल सीक्वेंस होते हैं, जो प्रोटीन को, अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उनके बीच बीच में इंटरप्टेड सीक्वेंस होते हैं जिसको हम एंट्रॉन्स बोलते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स हैव इंटरप्टेड एक्सॉन, इसीलिए
वो नॉन फंक्शनल होते हैं। इसीलिए आपका HNRNA जो होता है उसको स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें से एक्सॉन्स को रिमूव किया जाता है, सॉरी एंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को ज्वाइन किया जाता है। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर, सही व्याख्या है कारण अभिकथन की। एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। एक्सॉन्स आर सेड टू बी, कहां पर है आपके एनसीईआरटी में ये लाइन देखिए, इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स, यहां तक हो गया, हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस किसको बोला जाता है? एक्सॉन ही होते हैं आपके कोडिंग सीक्वेंस। सो आपकी स्टेटमेंट हो गई इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस दैट इज एक्सॉन। द जीन्स इन द यूकैरियोट्स आर स्प्लिट जीन बोला जाता है क्योंकि एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन, लिखा भी आगे कि कोडिंग सीक्वेंस किसको बोला है? एक्सॉन्स होते हैं। सो एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस दैट इज एंट्रॉन्स। इसीलिए आपका जो HNRNA बनता है, जो सबसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, वो नॉन फंक्शनल होता है। उसको बाद में स्प्लाइसिंग किया जाता है, कैपिंग किया जाता है। सबसे पहले कैपिंग, टेलिंग एंड देन स्प्लाइसिंग होती है। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलता है। नेक्स्ट आ जाइए, UAA फंक्शन एज स्टॉप कोडोन। तो आपके 3 स्टॉप कोडोन होते हैं और 3 कोडोन होते हैं जिसको समापक कोडोन भी बोला जाता है, जो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। UAA, UAG एंड UGA, ये 3 आपके स्टॉप कोडोन है। बिकॉज क्योंकि UAA किसी भी एमिनो अम्ल को कोड नहीं करते, इसलिए इनको स्टॉप कोडोन बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर, सही व्याख्या है ये। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक कोडोन्स आर कॉल्ड डीजेनरेट। जेनेटिक कोड को डीजेनरेट कहा जाता है। आनुवंशिक कोडोन को अपहासित कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से प्रकूट से कोड होते हैं, कूट होते हैं। सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। कुछ एमिनो अम्ल एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित होते हैं, इसलिए उसको डीजेनरेट बोला जाता है। तो ये भी सही व्याख्या है, कारण जो है वो सही व्याख्या है अभिकथन की। क्योंकि लगा दो, बिकॉज लगा दो, आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप एजर्शन और रीजन को कर सकते हो। बेटा अगर कॉन्सेप्ट ढीला है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी और क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां से माइक्रोब्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चलिए अब तो इजी होगा, माइक्रोब्स चैप्टर छोटा सा है, इजी भी है। देखिए, डंग कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बोला है जो गोबर है, डंग है, उसको गोबर गैस बनाने के लिए बायोगैस बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको गोबर गैस भी कहते हैं। और इसमें जो मेजर गैस होती है, जो मेजर अमाउंट में गैस होती है, दैट इज योर मिथेन गैस। रीजन देखिए, डंग इज रिच इन सेलुलोज एंड मिथेनोजन। क्योंकि डंग प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो डंग है, जो गोबर है, वो रिच है सेलुलोज में, जिसके ऊपर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं, जिससे वो मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बायोगैस में मेजर गैस होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, BOD इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन वेस्ट वाटर फ्रॉम लार्ज सिटीज। देखो, ये आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट भी है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इनडायरेक्ट मेजर है, ये पता लगाने के लिए कि पानी कितना प्रदूषित है, कितना पॉल्यूटेड है और कितना नहीं। क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा, एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? डिग्रेडेशन के, जो ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वाटर में, उसको डिकम्पोज करने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए। जो जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज करें, इतना मतलब उतना ज्यादा वो क्या कर रहे हैं? डिग्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब इतना ज्यादा पानी क्या था? पॉल्यूटेड था। सो आपका एजर्शन अभिकथन भी सही है। BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर। यस, बिल्कुल। सो इसको क्योंकि और बिकॉज लगा के देखिए, BOD इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन वेस्ट वाटर फ्रॉम लार्ज सिटीज, बिकॉज क्योंकि BOD परीक्षण जल के नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने के दर को मापता है। इसीलिए यह आपका ये एक प्रदूषण का अप्रत्यक्ष माप है। कौन? BOD। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक फार्मर आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जैक्ट को बुक खोल के देख लीजिएगा बेटा जी।
organic farmers work to create a system where pests are kept at manageable level, not completely eradicated, because क्योंकि key belief for organic farming is that biodiversity further health. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और अच्छा क्वेश्चन भी है ये आपका। जैविक किसान एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए काम करते हैं जहां पीड़कों और प्रबंधनीय स्तर पर रखा जाता है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता। आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मर्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप खाते हैं तो उसका क्या मतलब है कि वहां पर कोई फर्टिलाइजर्स, कोई हर्बिसाइड्स हमने यूज नहीं किए, वहां पर हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का यूज किया, माइक्रोब्स का यूज किया है, पैथोजन को किल करने के लिए, पैथोजन को रोकने के लिए, उनकी मात्रा को, नॉट किल, मात्रा को रोकने के लिए। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज करते हो, हर्बिसाइड यूज करते हो तो वो पेस्ट को एकदम किल कर देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर बोलते हैं भैया हम किल नहीं करेंगे, हम उनको रोकेंगे, हम उनको बचाएंगे। इसलिए क्योंकि डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं वो दूसरी चीजों में हेल्प करते हैं, कुछ डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प होगा, हेल्प और बढ़ावा देती है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इज नॉट अ होलिस्टिक अप्रोच। ये एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये एक समग्र दृष्टिकोण नहीं है कीटनाशकों का प्रयोग करना। रीजन, कारण क्या है? बिकॉज यह क्षेत्र के, क्योंकि यह क्षेत्र के जीव जंतु और वनस्पति का निर्माण करने वाले असंख्य जीवों के मध्य परस्पर क्रिया के जाल को अस्त व्यस्त कर देगा। क्योंकि अगर आप किल करोगे तो जो आपकी पूरी फूड चेन है, फूड वेब है, जो आपकी डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो आपकी डाइवर्सिटी है जीव जंतु और वनस्पतियों के निर्माण से जो असंख्य जीव है वो समाप्त हो जाएंगे अगर आप पेस्टिसाइड और कीटनाशकों का प्रयोग करते हो। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण आपके अभिकथन की सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो मतलब लाइफ, फर्टिलाइजर्स मतलब जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उसको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। सो बायो लाइफ मतलब यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके आपको फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, एकदम सही स्टेटमेंट है। कारण देखिए, जैव उर्वरक मिट्टी को पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों के समृद्ध करते हैं और इसकी उर्वरता बढ़ाते हैं, तो एकदम सही है। बायो फर्टिलाइजर इनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये इनका ये डिग्रेड होंगे, इनकी डेथ होगी तो सॉइल में मिल जाएंगी, फिर इनका डिकम्पोजिशन होगा, तो इसमें से निकला हुआ हर एक न्यूट्रिएंट, हर एक ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में जाएगा जो आपका प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल की न्यूट्रिएंट और पोषक तत्व को ये बढ़ाते हैं। साथ में आपके साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, बैक्टीरिया आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 3 एलिमेंट है जो कि फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट देखिए, बीजीए सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन पेडी फील्ड्स। आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी का एक एग्जाम्पल है, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? एनाबीना। सो एनाबीना एजोला, एजोला क्या है? फर्न है। सो एजोले के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, सहजीवी संबंध बनाता है, और जो चावल की खेती होती है, पेडी फील्ड्स हैं, वहां पर पाए जाते हैं, वहां की न्यूट्रिएंट इंक्रीज करता है, पोषक तत्व को बढ़ाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। बीजीए कैन फिक्स, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है हेट्रोसिस्ट सेल होती है उसमें, जिनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जो नाइट्रोजन को फिक्सीकरण करने में मदद करता है, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट करने में मदद करता है। सो नाइट्रोजन एज वेल एज एड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल। तो फर्स्ट ऑप्शन ये भी आपका सही होगा, सही व्याख्या भी है। इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है पेडी फील्ड में, क्योंकि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, फिक्स कर रहा है, जिसको प्लांट क्या कर सकता है? अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है मृदा से, सॉइल से। नेक्स्ट आ जाइए, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन। ये तो सारे ऑप्शन मतलब फर्स्ट हो गए, मजे हो गए आपके, तो बढ़िया तरीके से आंसर निकल रहे होंगे आप। लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है।
Ganga action plan and Yamuna action plan is proposed to save rivers from water pollution. एकदम सही है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है. Because क्योंकि according to the plan treated sewage cannot be discharged into these river. जो treated होगा उसको भाई discharge क्यों नहीं करेंगे? तो आपकी ये स्टेटमेंट तो भैया गलत है. कारण तो गलत है. इन योजनाओं के अनुसार उपचारित सीवेज को इन नदियों में नहीं छोड़ा जा सकता. तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा. अभी कथन सही है, कारण गलत है. एनसीईआरटी से भी मार्क कर लेते हैं बेटा इसे. The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution. एकदम सही है. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage. इस प्लान के अंदर क्या था कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, ठीक है, जो प्रदूषित नदियों को साफ करने का काम करेंगे. That only treated, और जो ट्रीटेड सीवेज होगा, जिसको ट्रीट कर लोगे आप, साफ कर दोगे, मे बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स. तो आ गया ना स्टेटमेंट कि उपचारित सीवेज को इन नदियों में छोड़ा जा सकता है. इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा. अब बेटा शानदार तरीके से, होप आप सभी को ये क्वेश्चन जानदार, शानदार, मजेदार लगे होंगे. आपको इन क्वेश्चंस और इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है डिटेल्ड, वो आपको क्लियर होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा बेटा. थोड़ा बहुत पहले से भी पढ़ा होगा तो और मदद मिलेगी. बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा फिर थोड़ी दिक्कत है बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ध्यान से अगर आप मेरे को सुनोगे, मेरे को समझोगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. कोई भी क्वेश्चन अगर बाई चांस आपको क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. बाकी दोबारा से एक बार देख लेना जो भी क्वेश्चंस आपने किए, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को कि आपकी पकड़ बनी है अभी दर्शन रीजन पे या नहीं. अभी तो 3 ही चैप्टर में, आगे और चैप्टर्स लेके आएंगे. होप आप सभी को यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, मजा आया होगा सेशन में, अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने फालतू बातें नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ काम की बातें की हैं जो कहीं ना कहीं इस बार के पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं. क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन बेटा असर्शन रीजन के आते हैं. और अगर आपने आज की क्लास ली है तो मान के चलिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के पक्का हैं. बाकी 90% आपको पता है होली के उपलक्ष्य में आपको 90% का डिस्काउंट मिल रहा है आपके नीट जेई के सारे कोर्सेज पे. बेस्ट फैकल्टीज है, शानदार फैकल्टी से जुड़िए, घर बैठे अच्छे से बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, अपने टारगेट को अचीव करिए कम से कम प्राइस पे, घर बैठे एकदम तैयारी बेहतरीन तरीके से. धन्यवाद. होप आप सभी को अच्छा लगा हो सेशन. कमेंट करके जरूर बताइएगा. जय हिंद, जय भारत.